Hello everyone, welcome to the channel Chemical Engineer. I am Sahil Yadav and today I will be going to discuss about Newton's laws of motion. मैं आपको पहले बता दूं कि न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे और न्यूटन कौन था उसके बारे में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ. कंटेंट जो है इस वीडियो का वो रहेगा न्यूटन्स के 3 लॉ डिस्कस करेंगे हम. न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ. ठीक है. न्यूटन, ओके. पहले सर लगाना सीख लो उसके नाम के आगे. सर आइजैक न्यूटन जो है वो इंग्लैंड से थे. ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन एंड ऑथर. ओके. ही वॉज मैथमेटिशियन भी था, फिजिसिस्ट भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, थियोलॉजियन भी था, एज वेल एज ही वॉज ऑथर. थियोलॉजियन मतलब जो नेचर की स्टडी करे. स्टडी ऑफ अ नेचर इज़ नोन एज थियोलॉजी. जो नेचर की स्टडी करे उसको थियोलॉजिस्ट कहते हैं, थियोलॉजियन कहेंगे. ओके. सर आइजैक न्यूटन, ही वॉज एन इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के थे जो. ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, थियोलॉजियन एंड ऑथर. और उन्होंने 3 लॉ जो दिए उसके बाद वो ज़्यादा ही फेमस हो गए थे. साथ ही साथ उन्होंने मैथ्स में भी बहुत काम किया है. आपने पढ़े होंगे मैथ्स में उनके भी लॉ बहुत सारे, न्यूटन्स कोट्स फार्मूला, बहुत सारे अलग अलग फार्मूला है जो आप आगे पढ़ोगे. दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन. उनको याद रखना चाहिए हमेशा. सबसे पहले आप ये चैप्टर चालू करो, उससे पहले एक बार न्यूटन की फ़ोटो को हाथ जोड़ लेना. ओके. अब चालू करते हैं न्यूटन्स के 3 लॉ के बारे में. और NLM जो मैंने लिखा है यहाँ पे, NLM का मतलब है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ओके. कंफ्यूज मत होना. 3 लॉ जो है उनके ब्रीफ में जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स. ओके. ये इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, बट ये स्टेटमेंट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, पर ये आपको समझने के लिए एक बार थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं. सेकेंड लॉ जो है वो कहता है बॉडीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ प्रोपोर्शनल टू अ फोर्स कॉजिंग इट. इन शॉर्ट F इज़ इक्वल टू ma, फादर्स इक्वल टू माँ. इसको ऐसे याद करने का तरीका है. थर्ड लॉ जो है वो है ना, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ड्यू टू अनदर फोर्स देन एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन दैट बॉडी. इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट ये तो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं. ये अगर कुछ आपको स्टेटमेंट एग्जैक्ट ना हो तो आप ये लिख सकते हो अपनी एग्ज़ाम में, ये भी कोई वैलिड स्टेटमेंट ही है. ओके. अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट टेंड टू स्टे एट रेस्ट. यानी कि कोई भी बॉडी पड़ी है, सपोज यहाँ पे ऐसे बॉक्स पड़ा हुआ है इधर ज़मीन पे, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा. कब तक? जब तक उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे. अभी बॉक्स पड़ा है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स नहीं लग रहा है. चारों तरफ से फोर्स बैलेंस अगर करेंगे वो इक्वल रहेगा, मतलब चारों तरफ से इक्वल फोर्स है. वैसे मैं बता दूँ, फोर्स लगता है कोई भी बॉडी पे तो वो मूव करना स्टार्ट करता है. यानी कि व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट स्टार्ट्स मूविंग और इट स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन. अभी तो ये बॉक्स जब पड़ा है इधर, उस पर कोई फोर्स नहीं है, तो ये पड़ा है तो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे. साथ ही साथ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, सपोज एक कार जा रही है और वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की, तो वो 40 किलोमीटर पे ही रहेगी. कब तक? जब तक उसको ट्रक सामने से आके उड़ा नहीं देता. ठीक है. यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या होता है? जो भी होता हो, अभी हमको नहीं पढ़ना है उसके बारे में. तो जब वो सेम जो कांस्टेंट चीज़ चल रही है वो मोशन में तब तक रहेगी जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे उसके ऊपर. ये जब तक ना हो अनबैलेंस्ड फोर्स, तब तक बॉडी जिस पोजीशन में है, रेस्ट पे है या फिर मोशन में है, तो वो करता ही रहेगा. ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन.
जो मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। हाँ, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म मैंने अभी आपको बताया, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो उससे पहले समझते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। सपोज़ यही एग्जांपल ले लेते हैं, दो लोग इधर है और इधर भी सपोज़ पहले दो लोग ही है, ठीक है। ये दोनों लोग सबकी सपोज कर लो कि ताकत इक्वल है। ये दो लोग जब एक दूसरे को खींचेंगे तो ये जो पॉइंट होता है ये इधर ही रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लग रहा है। ये जो पॉइंट है इस तरफ भी फोर्स इक्वल है और इस तरफ भी फोर्स इक्वल है। तो दोनों तरफ जब फोर्स इक्वल होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये जो होता है ये होता है बैलेंस्ड फोर्स, यानी कि दोनों तरफ या कोई भी डायरेक्शन में उसका फोर्स जो है उसको इक्वल बैलेंस करने के लिए सामने एक अलग फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो उसको कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे तीन लोग हैं, तीनों की ताकत इक्वल है और इधर भी सपोज़ तीन लोग होते तो ये होता बैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पे एक चौथा बंदा आ गया है, तो इस तरफ जो फोर्स है राइट हैंड साइड वो ज़्यादा हो गया है। अब फोर्स ज़्यादा हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इनकी तरफ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इस पे एक फोर्स जो लगा इस तरफ वो हो गया ज़्यादा, यानी कि ये पॉइंट जो अपनी पोजीशन से है उससे हो गया चेंज। सो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि कोई भी साइड सपोज बॉक्स रखा है, उस पर आप इधर से कुछ भी टच करोगे तो वो थोड़ा मूव होगा या फिर हिलेगा, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे उसको। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अनबैलेंस्ड फोर्स। अब हाँ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो था हमने अभी पढ़ा उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देखते हैं। तो उससे पहले इनर्शिया क्या होता है। सो इनर्शिया इज़ अ फिजिकल फोर्स दैट कीप्स थिंग्स वेयर दे आर। यानी कि ये जो बॉक्स पड़ा है उस पर आप जोर लगाओ तो पहले आप सपोज़ करो कि एक उंगली से जोर लगाओ तो वो नहीं हिलेगा। सपोज़ भारी बॉक्स है, इतना हल्का भी नहीं, तो उसके ऊपर आप उंगली से जोर लगाओगे तो वो नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि इनर्शिया है उसके अंदर। तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ होती है उसके पास होता है इनर्शिया, खुद की अंदर की ताकत जो उसको कोई भी चीज़ करने से रोके, हिलने से रोके, उसको हम कहेंगे इनर्शिया। सो उसकी डेफिनेशन ये है, फिजिकल फोर्स दैट कीप्स थिंग्स वेयर दे आर और कीप देम मूविंग इन अ डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग। यानी कि उसकी जो भी पोजीशन है करंट, सपोज़ गाड़ी चल रही है तो उसको चलने देने की जो चीज़ है वो, या फिर कोई चीज़ स्टेशनरी पड़ी है उसको स्टेशनरी रहने की ताकत, उसको हम कहेंगे इनर्शिया। और इनर्शिया जो होता है वो मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है। भारी चीज़ ज़्यादा इनर्शिया, हल्की चीज़ कम इनर्शिया। तो सपोज़ कर लो कि भारी कोई बॉक्स रखा है और एक हल्का बॉक्स रखा है, इसमें से इजी टू मूव कौन सा बॉक्स होगा आपके लिए, ऑब्वियसली हल्का वाला। यानी कि उसका इनर्शिया जो है वो कम है भारी करता। भारी है ये हल्का है, तो हल्के वाले बॉक्स का इनर्शिया कम होगा, यानी कि वो इजीली मूव हो सकेगा। सो इनर्शिया मतलब इनर्ट, मतलब अंदर की ताकत उस बॉडी की जो अपने स्टेट को चेंज ना होने दे, उसको इनर्शिया बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था कि बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन में ही रहेगी या फिर जो काम कर रही है वो करती रहेगी। उसका मतलब तो वही हुआ कि वो इनर्शिया में है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेम है। तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। सो फर्स्ट एग्जांपल है बॉल। आप जानते हो कि प्लास्टिक का बॉल आता है, ये प्लास्टिक का है, ये रबर का है, और एक मैच का बॉल आता है क्रिकेट मैच में जो यूज़ करते हैं। तो क्या लगता है कौन सा बॉल इजी होगा। सपोज़ आपको 6 मारना है तो सबसे इजी बॉल कौन सा रहेगा, ऑब्वियसली मैचिस वाला बॉल। सेकंड नंबर पे आएगा
रबर वाला बॉल, थर्ड नंबर पे आएगा प्लास्टिक वाला बॉल। अब ऐसा क्यों? तो मैचिस वाला जो बॉल है वो होता है भारी, हैवियर, उससे कम हैवियर होता है रबर का बॉल। तो हैवियर चीज़ को अगर आप कुछ भी फोर्स दोगे तो वो उस फोर्स में रहने की ज़्यादा कोशिश करेगा, यानी कि उसमें इनर्शिया आ जाएगा। इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा फोर्स लगाने से। तो और हाँ, ये भी एक बात बता दूँ, फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ज़्यादा फोर्स उतना कम इनर्शिया। फोर्स ऑफ इनर्शिया, FI बोलना चाहिए इसको, इनर्शिया नहीं। फोर्स ऑफ इनर्शिया इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो मतलब समझ गए ना आपकी, ये बॉल जो है वो भारी बॉल होगा तो वो भारी ज़्यादा फोर्स अटेंड कर पाएगा। सेकंड जो एग्जांपल है वो है हाउस फ्लाई का। आपने देखा होगा कि कभी बहुत बार आप एक्सप्रेसवे या कोई भी हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो एक फ्लाई होती है जो वो आपके बहुत बार आपकी कार के आगे विंडशील्ड पे आके टकरा जाती है, पर उससे आपकी कार को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो कार का जो इनर्शिया है वो ये फ्लाई जो है उसके इनर्शिया से 1 to 2 लाख टाइम या मिलियन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये इस जो हाउस फ्लाई है इसका आपकी कार पे कुछ असर नहीं पड़ता। तो ये भी एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड एग्जांपल है ये स्विंग का। ये स्विंग में आप सब बचपन में बैठे होंगे, इसमें जो भी कॉर्नर पे बैठता है या फिर जो भी भारी इंसान होता है आपने देखा होगा वो जल्दी गिरता है। क्यों क्यों गिरता है? मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट कर देना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं ही सब बताता रहूँगा तो ये तो वन साइडेड हो जाएगा, इसीलिए आप ये कमेंट करना, गूगल कर लेना, मिल जाएगा आंसर। ठीक है, अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। सेकंड लॉ सिंपली बात करना चाहे तो फोर्स इज़ इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। अब इसमें सबसे पहले न्यूटन ने बताया था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन क्या होता है वो तो आपने देखा ही होगा, आगे वाले वीडियो में है पहले से ही, dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, साथ ही साथ फोर्स जो है ज़्यादा मास होगा तो ज़्यादा फोर्स उस पर अप्लाई होगा, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाओगे ज़्यादा मास वाली चीज़ पे इजीली फोर्स अप्लाई हो जाता है। उसका एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। बट व्हाट न्यूटन्स सेकंड लॉ स्टेट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज इट्स स्टेटमेंट। और वी कैन से वो जो आगे स्टेटमेंट हमने पढ़ा, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के लिए भी हमने पढ़ा था एक, तो वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो देखो, फोर्स क्या है, m इंटू ए, तो a को हमने लिख दिया dv/dt। ठीक है, अब मोमेंटम क्या होता है, m इंटू डी, m इंटू वी मोमेंटम होता है। तो फोर्स क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इसको हम कहेंगे फोर्स। ये मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब कुछ इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, हाँ ये एग्जांपल है, जैसे फोर्स इक्वल टू ma है, अभी हमने न्यूटन ने बताया। अब अगर सपोज़ करो कि मास में इसको डबल कर दूँ, 2m कर दूँ इसको मास को, और एक्सेलरेशन जो है वो बॉडी का उसको भी 2a कर दूँ, तो फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ठीक है, समझ रहे हो, 4 टाइम्स फोर्स बढ़ जाता है। F' जो न्यू फोर्स है वो 4 टाइम हो जाता है इनिशियल फोर्स के। तो अगर मास चीज़ का डबल कर दो या फिर उसका एक्सेलरेशन भी डबल करो साथ में, तो फोर्स जो है वो 4 टाइम बढ़ जाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, ये देखें यहाँ पे, इमेजिन अ ओरिजिनल बॉल मूविंग एट ट्वाइस ओरिजिनल एक्सेलरेशन। तो मतलब भारी चीज़ का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है। अब वो कैसे पता चलेगा? सपोज़ करो कि फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज़ हो गई, c इक्वल टू हो गया m इंटू ए।
तो m क्या हो गया, c/a, यानी कि कांस्टेंट के नीचे आ गया। तो मतलब अपने कह सकते हैं कि m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। जितना ज़्यादा अगर एक्सेलरेशन, जितनी भारी बॉडी हुई उस पर ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, नहीं उल्टा कहा मैंने, जितनी ज़्यादा भारी बॉडी हुई उसका एक्सेलरेशन उतना कम होगा। तो उसका एग्जांपल देखते हैं अब। यस, ये एग्जांपल है जैसे कि पहाड़ियों से जो वाटरफॉल होता है या फिर वाटर रिवर फ्लो होती है एट अ स्टीप। अब रिवर का मास कितना है, बहुत ज़्यादा, और उसका एक्सेलरेशन आपने देखा होगा वो स्लो होगा, ठीक है ना। तो वो एक एग्जांपल है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। दूसरा एग्जांपल है बुलेट। बुलेट का मास कम है तो उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। ओके, सो ये है सेकंड लॉ के एग्जांपल्स। अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या इसका मतलब समझा दूँ, सपोज़ एक बॉल है, उसके ऊपर आपने 50 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक है, 50 न्यूटन आपने एक बॉल के ऊपर फोर्स लगाया। तो ये बॉल सपोज़ इधर जो जाएगा वो कितनी स्पीड से जाएगा, या मतलब कितने फोर्स से जाएगा, 50 न्यूटन। अब आपने फोर्स लगाया है सपोज़ इस बॉल पे, तो जो रिवर्स फोर्स होता है, सपोज़ ये बॉल जाके आगे दीवार पे टकराया, दीवार पे टकरा के दीवार जो है इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, ये बॉल यहाँ पे दीवार पे जाके रुक जाएगा, रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया इसके ऊपर दोनों तरफ से फोर्स। इसका मतलब दीवार ने भी इसके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स ही लगाया। मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा एक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए अपोजिट रिएक्शन लिखा है इधर। कोई भी एक्शन आप करोगे उसके ऊपर जो भी रिएक्शन आएगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब किसी को आप झापट मारोगे तो वो भी आपको झापट मारेगा, वो उसका एग्जांपल है, देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, सो उसका एक एग्जांपल है, ग्रेविटी जो है वो अपने को सीट पे खींच रही है। तो न्यूटन्स लॉ जो है वो कहता है कि आप बस में बैठे हो, सपोजली आप बैठे हुए हो, ठीक है, ऐसे बैठे हुए हो आप लोग बस पे सीट में। तो वो क्या कहता है कि आप जितना फोर्स सीट पे लगा रहे हो, सीट भी आप पे उतना ही फोर्स लगा रही है, ठीक है। ये होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल। तो कुछ और एग्जांपल है, जैसे रॉकेट। रॉकेट जब भी ऊपर जाता है तो आपने देखा होगा नीचे बहुत सारी वो हीट और वो गैसेस का एक क्लाउड जैसा बन जाता है, या फोर्स जो है वो नीचे लगता है गैसेस का, और रॉकेट जाता है ऊपर। तो ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। बलून, बलून में जब आप हवा छोड़ते हो तो हवा जाती है नीचे, लेकिन बलून जो है ऑब्जेक्ट वो जाता है ऊपर। मतलब इसमें फोर्स जो है वो लगा ऊपर की तरफ, लेकिन एयर की डायरेक्शन थी अपोजिट टू द मोशन। सपोज मोशन इधर हो रहा है लेकिन जो कॉज ऑफ मोशन है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है हमेशा। ये है स्केटबोर्ड। स्केटबोर्ड के ऊपर आप पैर रखते हो जैसे ही, तो स्केटबोर्ड जाता है आगे की तरफ और आप गिरते हो पीछे की तरफ। ये है एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ। सो बस इतना ही था, न्यूटन के तीनों लॉ के बारे में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।